तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 10 दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक ओवरव्यू जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हम लोग इस चैप्टर में भी लेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी बच्चों और कुछ नहीं, स्टोरी। किसकी स्टोरी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टोरी होती है। और किसकी स्टोरी होती है? जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रही है, बायोलॉजी उसकी स्टोरी होती है। हमें पता है। अब हमें तो ये भी पता है कि लिविंग क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया कि ये लिविंग का मतलब क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि उनका नेमिंग किसने किया और कैसे किया, तो हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ लिया सब कुछ। उसके बाद जब हम लिविंग पढ़ लिया, नामकरण कर दिया, फिर हमें ये भी पता चल गया कि इनको पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। किसने क्लासिफिकेशन दिया, क्या क्या पार्ट में क्लासीफाई किया, ये भी पढ़ लिया। फिर जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उनको हम लोगों ने अलग अलग करके पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने प्लांट किंगडम का जो इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म्स था उनकी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली और फिर एनाटोमी भी पढ़ ली। एनिमल्स में हम लोगों ने इंडिविजुअल फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा और कॉकरोच के बारे में पढ़ा। जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो हमने बोला कि आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते किसके, ये तो बता दो। फिर हमने सेल्स के बारे में बात की। जब सेल्स के बारे में पढ़ लिया तो अरे ये कोई केमिकल कंपाउंड्स, कोई मॉलिक्यूल्स, कुछ एलिमेंट के भी तो बनते होंगे, तो फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा। अब जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, अब ये सेल्स दूसरे सेल्स कैसे बना रहे हैं, ये जिंदा कैसे है बाय सेल डिवीजन, तो अब हम लोगों का टाइम आ गया सेल डिवीजन पढ़ने का। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है बच्चों, इससे 5 से भी ज़्यादा PYQs आते हैं। मतलब आप लोग समझ जाओ ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 गो में कंप्लीट होगा, साथ ही साथ NCERT की लाइन स्टिक करेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी सेल साइकिल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा, हम लोग सबसे पहले उसके जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेंगे, उसके DNA को बोलेंगे तुम अलग हो जाओ। तो सबसे पहले सेल अपनी जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद अदर कंस्टिट्यूएंट्स को करेगा और उसके बाद वो जाकर के डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। ये होता है सेल साइकिल में। अब सेल साइकिल ह्यूमंस में देखा जाए 24 घंटे का होता है, बट ह्यूमंस में सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ आधे घंटे का होता है। तो आधे घंटे सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल साइकिल 24 घंटे का। तो रिमेनिंग टाइम में क्या हो रहा है? रिमेनिंग टाइम में वो रेस्ट कर रहा है, वो इंटरफेज में है, जो कि उसका रेस्टिंग फेज है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो डिवाइड हो। कैसे प्रिपेयर करेगा? अपना ग्रोथ करवाएगा सेल्स का और DNA को रेप्लिकेट करेगा, ताकि फिर वो माइटोसिस शो कर सके, मतलब वो एक्चुअल सेल डिवीजन शो कर सके। कोई भी आप एग्ज़ाम देने से पहले क्या करते हो? रेस्ट करते हो, फिर जा करके अपना एग्ज़ाम देते हो। तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को रेस्ट मोड में रख रहा है, उस रेस्ट मोड को इंटरफेस बोल रहा है। और ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स में अपना सेल साइकिल शो करता है। तो अब जो ये जो रेस्टिंग सेल साइकिल का 2 फेज पता चल गया, एक रेस्टिंग फेज जिसको हमने इंटरफेज बोला और एक एम फेज जिसको हमने माइटोसिस फेज बोला। अब ये जो रेस्टिंग फेज है, ये तो 2 एम फेज के बीच की फेज हो गई, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। अब इसमें टोटल 3 फेज आती है, जो कि अगेन हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक आती है G फेज बच्चों, एक आती है S फेज और एक आती है G2 फेज। तो यहाँ पे इंटरफेस में 3 फेज आती है बच्चों, एक आती है G1 फेज, एक आती है S फेज, एक आती है G2 फेज। अब तुम्हें नजर आ रहा है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज किसके बीच में होती है? M फेज और S फेज के बीच। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो तुम्हारा S फेज होता है उसमें DNA रेप्लिकेशन होता है। बस एक ही स्टेप है जिसमें तुम्हारा DNA रेप्लिकेशन होता है, बाकी कोई स्टेप में DNA रेप्लिकेशन नहीं होता। लेकिन सेल ग्रोथ हर जगह हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, तो माइटोसिस कैसे इस डिस्टर्बेंस को रिस्टोर करके देता है 2 डॉटर सेल्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अब हमने पढ़ लिया G1 फेज किसके बीच में, जो माइटोसिस वाली M फेज है उसमें, और DNA रेप्लिकेशन S फेज के स्टार्ट होने से पहले, वो फेज होती है G1 फेज। इसमें सेल्स एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, बट वो DNA को रेप्लिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और S फेज वो फेज है जहाँ पे DNA का सिंथेसिस हो रहा है और रेप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ DNA डबल हो रही है, क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। ये बार बार पूछा हुआ PYQ है कि DNA तो तुम्हारा डबल होता है, बट तुम्हारा जो क्रोमोसोम है वो डबल नहीं होता। उसके साथ साथ DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है इस फेज में। इसके बाद कौन सी फेज आएगी? G2 फेज। G2 होगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा और सेल का ग्रोथ होगा, बट DNA रेप्लिकेशन यहाँ पे भी नहीं होगा। DNA रेप्लिकेशन तो बस एक स्टेज में होगा। अब कुछ ऐसी सेल्स होती है जो बोलती है मुझे तो डिवाइड नहीं करना,
तो वो G1 फेज को एग्जिट करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस फेज को एग्जिट करती है, उस स्टेज का नाम क्या है, तो वो किस स्टेज में जा रही है, इनएक्टिव स्टेज में जा रही है। लेकिन क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है? हाँ, बस वो प्रोलिफरेट नहीं कर रही क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा, उसको ज़रूरत नहीं लग रही, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो करेगी। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो बहुत ईजिली याद हो गया होगा। फटाक से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मोर देन 5 PYQs आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सेल साइकिल के सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करवाएगा, फिर अदर कंसिक्वेंस ऑफ सेल्स को बनाएगा और इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। उसको हम लोगों ने सेल साइकिल बोला। जब हमने सेल साइकिल पढ़ा तो हमें पता चला कि सेल साइकिल जो ह्यूमंस में होती है वो 24 आवर्स की होती है, ईस्ट में जो होती है वो 90 मिनट्स की होती है। 2 फेज आता है, एक इंटरफेज और एक एम फेज आता है। एम फेज वो फेज होती है जब एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है, एक्चुअल माइटोसिस हो रहा होता है, और इंटरफेज वो फेज होती है जब 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को बोलते हैं। ये जो 24 आवर हमने ड्यूरेशन बोला उसमें तो सेल डिवीजन आधे घंटे ही हो रहा है। 95% ऑफ द टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है, इंटरफेज में जा रहा है। और इंटरफेज वो फेज है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब ये इंटरफेज को हमने फर्दर कितने पार्ट, यहाँ पे देखो इंटरफेज जो है उसको रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। वो टाइम है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ है डीएनए रेप्लिकेशन करके। ये एम फेज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब जब ये हो गया तो इसमें टोटल 3 फेजेस आई, G1, S और G2। तो एम फेज और एस फेज के बीच में होता है G1 फेज, मतलब माइटोसिस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले वाली फेज को बोलते हैं। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, बस डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा। यहाँ पे वो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन कर रहा है, यहाँ पे वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा है। ये हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स थी जो अपने आप को डिवाइड नहीं करना चाह रही थी। तो क्यों डिवाइड नहीं करना चाह रही थी? क्योंकि उसमें इंजरी हो गई थी, उसकी कैपेबिलिटी चली गई थी, तो वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, जिसको हम लोग क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है बट वो प्रोलिफरेट नहीं करती जब तक हम लोग उसको बोल नहीं दें। ठीक है, अब जब हम लोगों ने सेल को प्रिपेयर करवा दिया, सेल ग्रोथ करवा दी और डीएनए का रेप्लिकेशन करवा दिया, अब हम लोग आएंगे एम फेज में, जहाँ पे एक्चुअली में माइटोसिस, एक्चुअल में सेल डिविजन होगा। सेल डिविजन में हमने देखा पहले तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल को अलग करना है, पहले न्यूक्लियस का सेपरेशन होगा, पहले न्यूक्लियस का डिविजन होगा, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर में क आ रहा है तो कैरियोकाइनेसिस, और फिर जाके साइटोकाइनेसिस होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो वो क्या हो जाती है, वो मल्टी न्यूक्लियर कह जाती है। अब उसमें जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्शियम बोलते हैं। ये सिंक्शियम हम लोगों ने एक और जगह पढ़ा था, फंगस में। फंगस में भी वहाँ पे सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, वहाँ पे फ्यूजन हो रहा था, तो इसमें कैरियोगैमी बोला था। यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस होगा। कंफ्यूज नहीं करना है गैमी और काइनेसिस में। काइनेसिस का कार्य पूरे हुए, इसलिए यहाँ पे क्या में डिवीजन हो रहा है, ऐसे करके याद रखेंगे। एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल्स में होते जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के, जैसे मेल हनीबीज में ये डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकते हैं, और प्लांट्स में ये डिप्लॉइड सेल्स में भी होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स में भी होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में था वही तुम्हारा बच्चा में जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसमें बेटो जी टोटल 4 फेज होते हैं। 4 फेज किसके? कैरियोकाइनेसिस के, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मटेरियल को ही सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो साइटोकाइनेसिस, सेल तो सेपरेट होता ही रहेगा, अदर कंस्टिट्यूएंट्स तो सेपरेट होते ही रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। अभी वो इजिली विजिबल नहीं है, अभी वो अच्छी तरह से बने नहीं है, वहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। और उसके बाद जो सेंट्रोमियर्स है, सेंट्रोमियर्स वो रेप्लिकेट, सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, और वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। सेंट्रोम्स का डुप्लीकेशन होगा इंटरफेस में और वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। तुम ऐसे अगर तुम डायग्राम देखोगे, हाँ, तो इसमें तुमको तो अभी सिर्फ वो क्रोमोसोम्स दिखा रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का धीरे धीरे कंडेंसेशन होना स्टार्ट, देखो हर क्रोमोसोम अभी अकेले ही है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। अभी तुमको क्रोमोसोम्स ईजिली नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे तुमको सेंट्रोसोम्स नहीं दिखा रहा। सेंट्रोसोम्स भी बेटा जी यहाँ पे अलग अलग डुप्लीकेट करके और अलग अलग पोल्स में, ये 2 ऊपर जा रहे होंगे, ये 2 नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, और हर सेंट्रोसोम से फिर क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर्स निकलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, जिसको एस्टर्स बोलते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिल करके यहाँ पे ये जो बनाएगा उसको माइटोटिक एपैरेटस बोलेंगे। तो ये जो सेंट्रो अपोजिट साइड है उससे जो रेडिएट करके तुम्हारा स्पिंडल फाइबर्स निकला, ये माइटोटिक एपैरेटस कहलाएगा। ये यहाँ पे देखो बन गया है। तो ये हम लोगों को ट्रांजिशन टू मेटाफेज में ऐसा देखने को मिलेगा। तो सेल्स आता
एंड ऑफ प्रोफेज हमें क्या देखने को मिला कि क्योंकि सिर्फ हमें अभी न्यूक्लियस को ही डिवाइड करना है, अभी अदर ऑर्गेनल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो अदर ऑर्गेनल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आएगा मेटाफेज, जिसमें जो क्रोमोसोम्स है वो तो बन गए भैया, क्रोमोसोम्स तो बन गए। अब क्रोमोसोम बीच में किससे अटैच होंगे? जब कंडेंसेशन हो गया मतलब मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स की इजीली नजर आएगी अंडर माइक्रोस्कोप। और ये जो क्रोमोसोम्स है बच्चों, सबको पता होता है कि क्रोमैटिड्स के बने होते हैं और बीच में इनके सेंट्रोमियर होता है। अब ये के बाहर एक डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो यही काइनेटोकोर जो है बीच में, उसी से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होगा। तो स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होगा? काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम से। और फिर क्रोमोसोम्स कहाँ पे तुमको अलाइन दिख रहा है? बीच में, स्पिंडल इक्वेटर में, अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। किस पोल में? दोनों पोल से वो अटैच्ड है। अब जब वो एक प्लेन में अटैच हो गया, अब ये जो बीच का सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट कर गया और दो जो क्रोमैटिड्स थे वो अलग अलग चले गए। मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर तो सेम हो गया, लेकिन क्रोमैटिड्स क्या हो गया? आधे आधे कट गए ना, क्रोमैटिड्स ही तो सेपरेट हुए। ये क्रोमोसोम था, ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, तो क्रोमैटिड्स तो सेपरेट हो गए ना, तो वो तो आधे आधे ही रह गए, क्रोमोसोम तो अपना पूरा पूरा है। समझ आया? अब यहाँ पे अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स होती है, अगर वो डिफेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली ये जो सेपरेशन है वो हिंडर हो जाएगा, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाएगा। यही जो फेज है यही मेंटेन करती है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखने में, यही इक्वेशनल डिवीजन में मदद कर रही है तुमको। और जब ये हो गया, इसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम्स ऊपर क्लस्टर हो गए। अब वो अपने आप को डिपेंडेंस करेंगे, वो ऐसे ना करके क्या करेंगे, तो इंडिपेंडेंस होंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे और अपनी चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बना देंगे। इससे फिर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस तो हो गया। अब सेल कैसे डिवाइड करेंगे? तो एनिमल्स में अलग टाइप से सेल का डिवीजन होगा, प्लांट्स में अलग टाइप से सेल का डिवीजन होगा। उसको दो एडजेसेंट सेल्स में डिवाइड कर देगी और जो दो इनके जो ऑर्गेनल्स है वो इक्वली एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कितना इजी था, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करना है, तो सिर्फ हम लोगों ने न्यूक्लियस पे ध्यान दिया, क्रोमोसोम्स पे ध्यान दिया, सारे जो स्ट्रक्चर्स थे उसको फर्स्ट स्टेप में हटा दिया, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट करवाया, जो सेंट्रोसोम्स थी उसको डुप्लीकेट करवा के उसके पोल्स पे उसको स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करवा दिया, ताकि जब मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हो वो उससे काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो जाए और क्रोमोसोम्स जो है वो बीच में एक मेटाफेज प्लेट में जाके अलाइन हो जाए। अब यहाँ पे जब वो अलाइन हो गए तब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगी और क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स में चली जाएगी। जब क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स में चली गई, अब क्रोमोसोम का खुद का कुछ नहीं रहा, वो डिकंडेंस करेगा, अपने चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा। और जब न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, दो डॉटेड न्यूक्लियर बन गए। अब हमें पूरे सेल को, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है, तो एनिमल सेल्स में फरो के थ्रू करेंगे, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट के थ्रू करेंगे। अब ये जब ये सारा कुछ हुआ, इससे क्या क्या फायदा हुआ माइटोसिस से बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो तुम्हारा रिस्टोर रहता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे? हमने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक स्टेज में हुआ था, बाकी स्टेज में सेल ग्रोथ हुआ जा रहा था, साइटोप्लाज्म बढ़ा जा रहा था, न्यूक्लियस तो एक का एक ही रह गया, न्यूक्लियस तो बढ़ा ही नहीं, तो डिस्टर्ब हुआ। तो जब हम लोगों ने ऐसे सेल को डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू, तो इक्वल साइटोप्लाज्म और इक्वल नंबर ऑफ तुम्हारा न्यूक्लियस इंडिविजुअल सेल्स में चले गए, तो वो जो डिस्टर्ब हुआ था वो रिस्टोर हो गया। ये क्योंकि कंटिन्यूस माइटोसिस कर रहे हैं, न्यू सेल्स कंटिन्यूस बना रहे हैं, सेल रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। चाहे अपर लेयर ऑफ स्किन जो है हमारी एपिडर्मिस, सेल लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं इसी मैकेनिज्म से। उसके बाद ये प्लांट्स में भी कंटिन्यूस ग्रोथ शो करता है। कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये डिवीजन प्रोड्यूस करता है बाय माइटोसिस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे डिवाइड करते हैं? बाय माइटोसिस। चाहे एपिकल और लेटरल कैम्बियम में हमने पढ़ा था ना कि प्लांट जो टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, बट एनिमल्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब इस पार्ट को एम फेज को हम लोग यहाँ से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था ना एम फेज के बारे में, ये पढ़ लेते हैं कि एम फेज कैसे स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन से जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला, और फिर सेल्स का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ जिसको साइटोकाइनेसिस बोला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब एम फेज कौन सी पीरियड? एक तो ड्रामेटिक पीरियड होती है, चलो ठीक है, क्यों ड्रामेटिक पीरियड बोले, देखा है कि कितना कुछ यहाँ पे हुआ, बट इक्वेशन
ट्रांजिशनल डिवीजन है, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर पेरेंट के पास और प्रोजेनी के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब टोटल ये 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। 4 फेजेस क्या क्या है? सबसे पहला प्रोफेज होता है। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स बस कंडेंस होना स्टार्ट होगा, सेंट्रोजोम्स जो है वो भी तुम्हारा स्प्लिट होगा, अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स देना स्टार्ट करेगा और मिलकर के क्या बताएगा? माइटोटिक एपेरेटस। जब उसने वो एपेरेटस तैयार कर दी तो यहाँ से सारे जितने भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब ऑर्गेनल्स हट जाएंगे, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस का काम है, उनको पता है। अब जब ये हट गए तो फाइनली देखो तुमको क्रोमोसोम्स अच्छे से देखने को मिलेगा। तो किस स्टेज में? मेटाफेज में। अब क्रोमोसोम्स अच्छे से बन गया। अब ये हमें पता है जो क्रोमोसोम्स बीच में किससे अटैच्ड होते हैं, सबको पता है, सेंट्रोमियर्स से अटैच्ड होते हैं। और सेंट्रोमियर्स के बाहर की साइड डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स होती है, ये भी हमें पता है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर्स के थ्रू ही अटैच्ड होंगे क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम्स जो है वो बीच में जा करके अलाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट, कुछ भी बोल सकते हैं। और अब दोनों पोल से ये अटैच है, सबसे इंपॉर्टेंट। और जब अटैच हो गया तो फिर फाइनली एनाफेज आएगी, जिसमें वो सेपरेट होकर के दो अपोजिट पोल्स में चला जाएगा। क्रोमैटिड सेपरेट होगा, तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स हाफ नंबर में, लेकिन क्रोमोसोम सेम नंबर में, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल में जाना है। फाइनली अब क्रोमोसोम्स पूरा डीकंडेंस हो जाएगा, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, और अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो सारे ऑर्गेनल्स आ गए। अब प्लांट अगर होगी तो उसमें क्या? सेल प्लेट के फॉर्मेशन से वो डिवाइड करेगा। एनिमल सेल्स होंगी तो फरों के थ्रू वो डिवाइड करेगा। ये हम लोगों को क्लियर है। अब इसका काम क्या था? सबसे पहला काम कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करके रखना है, ये सेल रिपेयर में हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट सेल्स में, उसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, जिससे प्लांट का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो पाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने शायद मिस की है, ये वाली पैराग्राफ मैंने नहीं बताई, हाँ, कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो हम लोगों को डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मेल हनी बीज, वो अगेन इस बुक में नहीं है, बट हमें याद रखना है। और प्लांट्स में जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हेप्लॉइड सेल्स में भी होता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी होता है। अब जब हमने देखा कि एक तो डिवीजन हुआ जिसमें तुम्हारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल था, अब सेल एक और वे से डिवाइड करता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं रहे, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। उसमें सेल क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें एक फेज आती है मियोसिस 1 और एक फेज आती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 बच्चों सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है। मियोसिस 1 हम लोग समझते हैं। तुम देखो मियोसिस 1 बहुत बड़ा भी होने वाला है। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 बड़ा होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज छोटा रहेगा। प्रोफेज 1 में क्या होगा? सबसे पहला स्टेज में क्रोमोसोम्स तुमको विजिबल हो जाएगा। लेप्टोटीन है, लेप्टो क्रोमोसोम्स इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्रोमोसोम्स दिख रहा है। फिर जाइगोटीन स्टेज आएगा जिसमें क्रोमोसोम्स पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। मतलब देखो ये क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग बना ली अपने साथ, लड़का लड़की साथ आ, और वो एक दूसरे से अपना जब ये साथ आ गए तो इसको हम लोगों ने बोला सिनेप्सिस, और इन्होंने क्या बनाया? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम साथ है इसको बोला बाइवेलेंट, इसको बोला लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, और इसी को बोला टेट्राड, जिसमें लैम्प ब्रश नॉन एनसीईआरटी है, बाकी सारा एनसीईआरटी वर्ड है। क्या क्या बोला? बाइवेलेंट बोला, क्यों? 2 बन रहे हैं। टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि चार है इसलिए। उसके बाद लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स भी बोल रहे हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स को। इतना दूर तक क्लियर? लेकिन ये अभी छोटा शॉर्ट पीरियड के लिए। अब जब ये साइनेप्स बन गया, अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा ऐसे रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बना के, तो ये रिकॉम्बिनेशन होगा। अब रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा? जेनेटिक मटेरियल कहाँ एक्सचेंज होगा? तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सारा PYQ है, कितना येलो मार्क है ये हम लोग देख ले। एक एक वर्ड जिस पे मैं जोर दे रही हूँ कि जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल उसको क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। अब जब ये स्टेज हो गई, ये रिलेटिवली लॉन्गर स्टेज थी। उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज आती है। डिप्लोटीन स्टेज में अब ये क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट रह जाएगा, ये तीनों अपने आप को अलग कर लेगा, डिससॉल्यूशन होगा इस कॉम्प्लेक्स का, अलग होना चाहेंगे। जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो अलग होंगे, लेकिन काइज़माटा बच जाएगा, ये एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बच जाएगा। तो अब डायाकाइनेसिस फेज आएगी जिसमें वो भी अलग हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड है क्योंकि वो मेटाफेज में जाने वाला है। रिमेंबर माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अच्छे से दिखना चाहिए, तो अब वो जब अलग हो गया तो क्रोमोसोम्स तो कंडेंस है ही, ठीक है, बट न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं दिखेगा, पता ही हम लोग को, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है। फर्स्ट फेज का ही 5 स्टेप्स है। तो अब हम लोगों को क्रोमोसोम्स मिल गया,
हम लोग को पता है मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन करता है, तो सेम काम यहाँ पे होगा, वही किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। कहाँ से, काइनेटोकोर से। ये एकदम क्लियर है यहाँ पे। काइनेटोकोर वर्ड पे इतना क्वेश्चन आया कि स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, किस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम से, काइनेटोकोर से। बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया। अब फिर देखो ये पैराग्राफ पूरा तुम्हारा येलो मार्क्ड है। इसमें एनाफेज में क्या होता है, देखो ये इसका मियोसिस 1 का एनाफेज 1 जो है वो डिफरेंट कैसे और सारे एनाफेज से, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग होकर के जा रहे हैं। जैसे ये तुम्हारा अटैच है, एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, सब अपोजिट पोल से अटैच्ड है। और सारे फेजेस में क्या हो रहा था कि ये अलग हो रहा था, एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग जा रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 पूरा क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहा है और ये 2 पूरा क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाए थे वो अलग अलग चले गए, क्रोमैटिड्स अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है। और ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के अराउंड फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा और न्यूक्लियोलस आ जाएगा और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस होगी और 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये 2 सेल्स, लेकिन अभी तक पूरी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई, अभी 2 सेल्स बना है। फिर आएगा तुम्हारा 2 मियोटिक डिवीजन, पहले ठीक है, जिसमें सब कुछ है, न्यूक्लियस है, तुम्हारे सारे मटेरियल्स है। लेकिन अब क्या होगा, प्रोफेज, तुम उसका प्रोफेज याद करो कि सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरिपेयर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्रोमोसोम्स बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम्स तो हमें अच्छे से दिखना, पहले भी दिख रहे थे, यहाँ पे भी दिख रहे। ठीक है, अब फिर क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पे अटैच करेगा, जस्ट लाइक माइटोसिस। क्रोमोसोम्स ने अटैच किया, सेम वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे जो कि काइनेटोकोर्स के थ्रू अटैच होंगे। अब क्या होगा, अब सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग जैसे वहाँ पे होता, तो अब यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम है उसका एक हाफ, 2 क्रोमैटिड नीचे, तो स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर्स की और जो क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल में जाएंगे। तो सेम लाइक जैसे तुम्हारा उसमें हो रहा था माइटोसिस में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। अपोजिट पोल्स में चले गए, अब ये अपोजिट पोल्स में अब 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, ये 2 ग्रुप जो है वो इंक्लोज हो जाएंगे किससे, न्यूक्लियर इन्वेलप से। अब जब न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया तो क्या हो गया, पहले सब इनके चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप, इनके तरफ न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर सेल्स का डिवीजन होगा और 4 सेल का साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस था कि इसने क्रोमोसोम को क्या किया, कंजर्व करके रखा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में इक्वली डिवाइड करवाया। और यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो विद टाइम इवोल्यूशन के साथ जेनेटिक में बहुत सारे चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो इवोल्यूशन के लिए मियोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और साथ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करके रखता है। तो आई थिंक मियोसिस बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मियोसिस में कुछ भी नहीं पढ़ना, मियोसिस में जो सबसे पहला स्टेज है, हाँ, तो मियोसिस में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, रुको मैं बताती हूँ। तो मियोसिस में सबसे पहले क्या आती है, लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, हमने देखा प्रोफेज 1 आता है सबसे पहले। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन स्टेज, सबसे पहले क्रोमोसोम्स तो हम लोग को इजीली विजिबल होगी। जब क्रोमोसोम्स विजिबल हो गई तो उसके बाद आएगी जाइगोटीन स्टेज। और जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, वो सिनैप्स का फॉर्मेशन होगा और सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बाइवेलेंट बोलेंगे या फिर हम लोग जिसको टेट्राड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद इन कॉम्प्लेक्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी पेकाइटीन स्टेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, LZP-DD। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, रिकॉम्बिनेशन हुआ, सब कुछ एक ही वर्ड है, ये सब रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो अलग होना चाहेगा, तो वो अलग डिप्लोटीन स्टेज पे अलग होना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे कायस्माटा एक्स शेपेड स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी तुम्हारी बच गई। और फाइनली डायकाइनेसिस में वो एक्स शेपेड स्ट्रक्चर भी टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा कायस्माटा का। और क्रोमोसोम्स क्या है, अभी इजिली विजिबल है अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अभी कंडेंस्ड है। ठीक है, अब
मेटा फेज में जाएंगे जिसमें तुमको क्रोमोसोम्स तो कंडेंस मिला। देखो पूरा येलो से मार्क्ड है ये पेज कितना इंपॉर्टेंट PYQ है, अब तुमको समझ आ रहा है। रात में नींद में भी ये याद होना चाहिए तुमको, ये वाला चीज़ जो मैंने आज समझाया है। फिर जब प्रो फेज में क्रोमोसोम्स तो कंडेंस हो गया, अब क्रोमोसोम्स वापस से मेटा फेज में क्या होता है, वही स्पिंडल फाइबर्स होंगे, वही काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स अटैच होंगे इक्वेटर प्लेट में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज जो है इसका डिफरेंट है दूसरे एनाफेज से। यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स अलग होकर के अपोजिट पोल में जाएगा। जनरली क्या होता था, ये जो क्रोमोसोम है इसका ये क्रोमैटिड सेपरेट होता था और ये अपोजिट पोल्स में जाता था। लेकिन यहाँ पे ये जो चारों अटैच्ड है इसमें दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल में चले गए और दो होमोलोगस एक पोल में चले गए एनाफेज में। और फिर इन्हीं के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, फिर इसी में साइटोकाइनेसिस हो गया और दो सेल्स बन गए। और जब ये दो सेल्स बन गए फिर एक इंटरकाइनेसिस वाला फेज आया मियोसिस 2 से पहले। और फिर मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 में ऑलरेडी अभी क्या है तुम्हारा, क्रोमोसोम्स डेवलप्ड है। अब जब क्रोमोसोम डेवलप है तो अब ये क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे मेटाफेज में वापस से इक्वेटोरियल प्लेट में। माइटोसिस, अब यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट होगा। बार बार पूछा हुआ PYQ कि क्रोमैटिड मियोसिस में किस स्टेज में सेपरेट होता है, तो एनाफेज 2 में होता है। फिर हर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लोज हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप से, साइटोकाइनेसिस होगा और फाइनली 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मियोसिस का काम क्या था बच्चों, मियोसिस का काम था कंजर्व करना क्रोमोसोम्स को, और मियोसिस का क्या काम था, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंड्यूस करना। क्योंकि इतना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इतना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इतना सेग्रीगेशन हो रहा है, तो ये जो है ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तक हम लोगों ने क्या करा कि माइटोसिस में बस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस थी, लेकिन वो जो पूरा फेज था सेल साइकिल का उसमें इंटरफेज आया था और एम फेज आया था। इंटरफेज में G1 फेज था, S फेज था, G2 था। कुछ ऐसे थे जिसने G1 को एग्जिट करके G0 फेज में चले गए थे। S फेज के बाद फिर M फेज आया था जिसमें कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सेल्स डिवाइड किए थे, प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग। मियोसिस में क्या था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मियोसिस 1 में पहले 4 फेजेस है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, जिसका प्रोफेज बहुत बड़ा था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, LZP, फिर डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद फिर वो मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में है, और फिर फाइनली मियोसिस 2 में गए, विच इज सेम लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का काम था न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करके देना, और इसका क्या काम था, सेल ग्रोथ करवाना, सेल रिपेयर करवाना। इसका क्या काम है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ रखना, मतलब क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना। दूसरा जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंड्यूस करना, जो कि इवोल्यूशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों का यूनिट 3 भी खत्म हो गया। थैंक यू।